आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जंगबंदी की बातचीत के लिए फिर जुगा नेतन्याहू। दूसरे फेज की बातचीत के लिए इजरायली डेलीगेशन जाएगा कतर। भूटान के बादशाह ने संगम में लगाई अकीदत की डुबकी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी रहे साथ। भारत की पार्लियामेंट में ओवैसी ने की गजा की बात। पीएम से फिलिस्तीनी तलबा को स्कॉलरशिप देने की मांग की। वक्फ पर ओवैसी ने कही आखिरी बात, कहा ये इबारत की तरह है, इसे आप छीन नहीं सकते। वजीर आला आतिशी के खिलाफ केस दर्ज। दिल्ली में हाई वोल्टेज ड्रामा। जया बच्चन का महाकुंभ भगदड़ को लेकर बयान। कहा भगदड़ में मारे गए हजारों लोगों की लाशें नदी में फेंकी गई। महाकुंभ हादसे को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा। अखिलेश बोले मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। ट्रंप का इंडिया के खिलाफ बड़ा एक्शन। इलीगल माइग्रेंट्स भारत के लिए रवाना। गजा जंगबंदी के दूसरे फेज की बातचीत के लिए हमास तैयार है। पहले मरहले के बाद जंग दोबारा शुरू करने के ख्वाब देख रहा नेतन्याहू एक बार फिर हमास के आगे झुक गया है। सीज फायर को लेकर ट्रंप से मशवरा करने अमेरिका पहुंचे नेतन्याहू ने ट्रंप के एनवॉय से मीटिंग के बाद फैसला किया कि इजरायली डेलीगेशन दूसरे मरहले की बातचीत के लिए इस हफ्ते कतर जाएगा। गजा जंगबंदी नाफिज होने के बाद इजरायली पीएम नेतन्याहू से उसके बुजरा नाराज हो गए थे। कई इजरायली बुजरा और ओपोजिशन लीडरान ने नेतन्याहू से दोबारा जंग शुरू करने की मांग भी की थी, जिस पर उसने अपनी रजामंदी का इजहार किया और कहा था कि वो पहले फेज के खत्म होते ही गजा में दोबारा जंग शुरू कर देगा। लेकिन अब ऐसा मालूम होता है कि नेतन्याहू गजा में हमास की ताकत का मुजाहिरा देखकर डर गया है। यही वजह है कि उसने सीज फायर टॉक्स में एक बार फिर हिस्सा लेने का फैसला किया है। अनादोलू एजेंसी के मुताबिक इजराइल ने आज कहा कि वह गजा सीजफायर के दूसरे फेज पर बातचीत के लिए इस हफ्ते के आखिर में एक डेलीगेशन को कतर भेजेगा। ये ऐलान वाशिंगटन में नेतन्याहू और अमेरिका के खुसूसी एनवॉय स्टीव विटकॉफ और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइकल वॉल्ट्स के बीच एक मीटिंग के बाद आया है। सीजफायर को लेकर हमास ने भी रद्द अमल का इजहार किया है। हमास के दो रहनुमाओं ने पीर के दिन इस बात का इजहार किया कि हमास जंगबंदी मुआहिदे के तहत तय हुए वक्त के मुताबिक जंगबंदी के दूसरे मरहले की बातचीत के लिए तैयार है। मुआहिदे के तहत पीर से ये बातचीत होनी थी, लेकिन इजरायली पीएम के अमेरिका जाने से ये बातचीत टल गई। हमास के रहनुमा ने एएफपी से बात करते हुए कहा कि मामला काफी हसास है, क्योंकि इजरायली हुक्काम जंगबंदी जारी रखने के बजाय जंग शुरू करने की धमकियां ज्यादा दे रहे हैं। लेकिन हम जंगबंदी कराने वाले 40 मुल्कों से मुतालबा करते हैं कि वो इजराइल को जंगबंदी में रुकावट न पैदा करने दें। उधर नेतन्याहू जो इस वक्त अमेरिका में है, उसे अपनी गिरफ्तारी का खौफ सता रहा है। इजरायली अखबार के मुताबिक नेतन्याहू ने वॉशिंगटन पहुंचने के लिए खास रास्ते को चुना, जिसकी वजह ये बताई गई कि नेतन्याहू को इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट के तहत अपनी गिरफ्तारी का डर था। इसलिए नेतन्याहू ने उन मुल्कों की फिजाई हुदूद का इस्तेमाल नहीं किया जो ममालिक इस वारंट पर अमल करने का ऐलान कर चुके हैं। भूटान के बादशाह जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने संगम में आज अकीदत की डुबकी लगाई। भूटान के बादशाह के साथ वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी साथ रहे। इसी के साथ साथ भूटान के बादशाह हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए भी गए। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने आज संगम में अकीदत की डुबकी लगाई है। बताते चले कि यूपी के वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी भूटान नरेश के साथ रहे। वजीर आला योगी आदित्यनाथ भूटान नरेश के इस्तकबाल के साथ साथ बुध को वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। पार्लियामेंट के बजट सेशन में एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने हुकूमत से उसकी फॉरेन पॉलिसी को लेकर सवाल किया। इसी के साथ साथ वे गजा में हो रही नस्ल कुशी को लेकर भी हुकूमत की चुप्पी पर खूब बरसे और फिलिस्तीन के हक में आवाज उठाई। ओवैसी ने पार्लियामेंट में हुकूमत से गजा को रिबिल्ड करने में मदद करने और फिलिस्तीन तलबा को स्कॉलरशिप देने की मांग की है। हैदराबाद के एमपी ओवैसी ने 3 फरवरी को सद्र तहरीक के खिलाफ बोलने के लिए खड़े हुए। उन्होंने हुकूमत को घेरते हुए कमजोर फॉरेन पॉलिसी का इल्जाम लगाया। उन्होंने गाजा में इजरायली हमलों में मारे गए लोगों और जख्मी हुए लोगों की तादाद बताते हुए हुकूमत की चुप्पी पर सवाल खड़े किए। ओवैसी ने फिलिस्तीन और हिंदुस्तान की सियासी तारीख का जिक्र करते हुए हुकूमत को आईना दिखाया। ओवैसी ने गाजा में हुई तबाही और मानवीय बहरान पर कहा कि सर गाजा में 61,709 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 1,11,588 इजरायली हमलों में जख्मी हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत जेनोसाइड मुआहिदे में शामिल है। मुआहिदा ये कहता है कि जेनोसाइड मुआहिदे में शामिल फरीक देश को नस्ल कुशी को होने से रोकना चाहिए और नस्ल कुशी रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए।
AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ को लेकर बड़ी बात कही है। बताते चले कि ओवैसी ने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल अभी जिस हालत में है उससे वो समाज में इस्तेकाम पैदा करेगा, क्योंकि मुसलमान बिरादरी ने इसे नकार दिया है। ओवैसी ने सदर खिताब में हिस्सा लेते हुए कहा कि वक्फ बिल को पूरी मुस्लिम बिरादरी ने नकार दिया है और अगर ये लागू होता है तो ये हिंदुस्तान को 1980 के बाद और 1990 के दशक में ले जाएगा। ओवैसी ने कहा कि हम हुकूमत को आगाह कर रहे हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपने मौजूदा हालात में वक्फ बिल को पास किया तो ये आर्टिकल 25, 26 और 14 की खिलाफ वर्जी होगी। इससे समाज में अस्थिरता आएगी। ये पूरे मुस्लिम बिरादरी की तरफ से नकार दिया गया है। कोई भी वक्फ जायदाद नहीं बचेगी, कुछ नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते हम अपनी मस्जिद का 1 इंच भी नहीं खोएंगे, हम दरगाह का 1 इंच भी नहीं खोएंगे, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। दिल्ली असेंबली इंतखाबात से पहले आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और दिल्ली की वजीर आला आतिशी ने बीजेपी उम्मीदवार रमेश बिदूड़ी के बेटे पर शदीद इल्जाम लगाए हैं। आतिशी का दावा है कि चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद रमेश बिदूड़ी के बेटे ने कालकाजी असेंबली हलके में दरअंदाजी की और वोटरों को धमकाया। दिल्ली में असेंबली इंतखाब से एक दिन पहले कालकाजी असेंबली हलके में देर रात तक हंगामा चलता रहा। सियासी पार्टियों ने एक दूसरे पर मारपीट और कैश बांटने के इल्जाम लगाए हैं। हंगामे के बीच आधी रात को दिल्ली की वजीर आला आतिशी गोविंदपुरी थाने पहुंची। आतिशी ने पुलिस को शिकायत दी है जिसमें उन्होंने बीजेपी कारकुनानों पर दिल्ली के झुग्गी वालों को धमकाने का इल्जाम लगाया है। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने 2 केस दर्ज किए हैं। दोनों ही मामले आचार संहिता के खिलाफ वर्जी से जुड़े हैं। पुलिस का यह भी कहना है कि सीएम आतिशी ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की। इलेक्शन कमीशन का मेंबर बनकर रमेश बिदूड़ी के भतीजे का रास्ता रोका। अब देखना यह होगा कि ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है। उत्तर प्रदेश में वाक़े प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ पर सियासत जारी है। मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठ चुका है। इस बीच समाजवादी पार्टी की एमपी जया बच्चन का बयान सामने आया है। सपा एमपी ने पार्लियामेंट अहाते में मीडिया से बात करते हुए कुंभ के पानी को सबसे ज्यादा गंदा बताया है। जया बच्चन ने कहा, हाउस में जल शक्ति महकमा गंदे पानी पर चर्चा कर रहा है। इस वक्त पानी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कहाँ है? ये कुंभ में है। भगदड़ में मरने वालों की लाशों को नदी में फेंका गया, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूटेड हो गया है। असल मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि लाशें गंगा में फेंक दी गई और वही पानी लोगों तक आ रहा है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से और क्या कुछ कहा, सुनिए। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। पार्लियामेंट का बजट सेशन चल रहा है। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में एक बार फिर से महाकुंभ हादसे का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में मरने वाले लोगों की तादाद जारी की जाए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में महाकुंभ हादसे में मरने वाले लोगों के लिए 2 मिनट का मौन हो। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर हुकूमत मेरी बात को झूठा करार दे और बता दे कि 100 करोड़ लोगों के इंतजामात की बात नहीं की गई थी तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में लोग पुण्य कमाने आए थे लेकिन लाशें लेकर गए। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से महाकुंभ के इंतजामात को फौज के हवाले करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन हुकूमत ने कबूल तक नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में लाशों को जेसीबी से कहां फेंका गया, ये एक बड़ा सवाल है। मनमाने वक्त पर अखाड़ों का स्नान कराया गया जो
सही नहीं था। हादसे के वक्त शाही स्नान वक्त पर नहीं हुआ। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में हादसे के बाद लाशें पड़ी रहीं, लेकिन हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए। उन्होंने कहा कि जब देश की सदर और पीएम मोदी ने गम का इजहार किया, उसके 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश हुकूमत ने इस बात को माना। अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से दाखिल होने वाले हिंदुस्तानियों को लेकर पहली फ्लाइट भारत के लिए रवाना हो गई है। अमेरिकी फौज का C-17 प्लेन हिंदुस्तानी शहरियों को लेकर वापस आ रहा है। व्हाइट हाउस में ट्रंप की वापसी के बाद से चलाई गई कई डिपोर्टेशन फ्लाइट में ये भारत के लिए पहली उड़ान है। अमेरिकी अफसर ने जानकारी देते हुए बताया है कि ये प्लेन कम से कम 24 घंटे के अंदर हिंदुस्तान पहुंचेगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी के बाद ये हिंदुस्तान में पहला डिपोर्टेशन है। ट्रंप ने हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ अमेरिका में हिंदुस्तानी गैर कानूनी मुहाजिरीन के मुद्दे पर चर्चा की थी। मध्य प्रदेश के भोपाल में भीख लेना और देना दोनों को ही जुर्म करार दिया गया है। अब यहां भीख लेने वाले और देने वाले पर FIR होगी। भोपाल के कलेक्टर ने भीख मांगने पर पाबंदी लगाने के हुक्म जारी किए हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भीख मांगने वालों के लिए इंतजाम किए हैं और भोपाल के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कोलरवा के शेल्टर को बेगर्स होम बनाया है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों कहा था कि भिखारियों का होना ठीक नहीं है। हम पूरी रियासत को बेगर फ्री करेंगे और गरीबी दूर करने के सारे तरीके आजमाएंगे। उत्तराखंड के बाद अब एक और बीजेपी की कयादत वाली रियासत में UCC को लागू किए जाने की तैयारी है। इस रियासत का नाम गुजरात है और रियासत के सीएम भूपेंद्र पटेल ने इसका ऐलान किया है। गुजरात हुकूमत ने इसे लेकर एक कमेटी भी बनाई है। बताना होगा कि इससे पहले उत्तराखंड में UCC लागू कर दिया गया। अब गुजरात भी इस राह में आगे बढ़ने जा रहा है। भूपेंद्र पटेल ने UCC का ड्राफ्ट करने और कानून बनाने के लिए 5 मेंबर्स की टीम बनाने का ऐलान किया है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि 5 लोगों की टीम बनाई जाएगी। कमेटी 45 दिनों में रियासती हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर हुकूमत आगे फैसला लेगी। कमेटी का ऐलान करते हुए वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने कहा कि भारतीयता हमारा धर्म है और संविधान हमारा पवित्र ग्रंथ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात पर कहा कि इस बार दिल्ली में बदलाव की लहर है। पिछले 10 सालों में आपदा हुकूमत ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं वो सब खोखले साबित हुए हैं। 10 सालों में वहां कोई खास काम नहीं हुआ। इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहाँ पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए हैं। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। बिहार के मधुबनी के बेनीपट्टी में उस समय बवाल मच गया जब एक मोहम्मद फिरोज नाम के मौलाना ने पुलिस पर टॉर्चर करने का इल्जाम लगाया। मौलाना की बात जैसे ही मीडिया में आई तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। बिहार के साबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव फिरोज से मिलने उनके घर पहुंच गए। फिर क्या था, फिरोज ने तेजस्वी के सामने पुलिसिया टॉर्चर की कहानी सुनाते सुनाते फफक कर रोने लगा। फिरोज ने कहा कि बहुत मारा है सर, मैं माफी मांगता रहा लेकिन वे सुन नहीं रहे थे, पानी तक नहीं दिया उन्होंने सर, मेरा बाल दाढ़ी खींचकर डंडे से मारा सर, आज तक मुझे ऐसा किसी ने नहीं मारा सर। इमाम पर जुल्म करने वाले सभी एहलकारों को सस्पेंड कर दिया गया है और महकमा कार्रवाई के हुक्म जारी कर दिए गए हैं। इसके बावजूद बिहार के साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव इस मुद्दे पर हुकूमत को घेर रहे हैं और कह रहे हैं कि वे मुसलमानों के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मारा है सर, बहुत मारा हमको थाना में, जो अंदर रूम के हम देखे निशान सब देखे, मेरे पास फोटो आया था। और सर पैर पकड़ता हूँ आपका, मुझे माफ कर दीजिए। मौलाना किसी
कुछ बोल रहे थे कुछ भी नहीं बोले, हम कुछ भी नहीं बोले। वो लोग कुछ बोल रहे थे। बाल पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के सीधा कोंटा है, अलमारी वगैरह रखी है, ट्रंक वगैरह कुछ रखा हुआ है, उसके अंदर ले गया और वो ला उठा पटक करके जैसे मन तैसे मारा। हम पैर पकड़ते थे कि हुजूर मुझे माफ़ कर दो, हम कभी ऐसा मारने का है जिंदगी में, कभी ऐसा मारने के समय भी कभी मेरे उस्तादों ने भी नहीं मारा। हम बहुत दिन से पढ़ा रहे, लेकिन कभी न किसी विद्यार्थी पर भी हम बहुत कोशिश किए, पैर भी पकड़ लिए, तो हमको माफ़ कर दीजिए सर। कर्नाटक में इम्तिहान आने वाले हैं, ऐसे में स्कूल चाहते हैं कि यहाँ हिजाब को लेकर सूरत-ए-हाल साफ हो, लेकिन वजीर तालीम का कहना है कि वो इस बारे में वजीर दाखिला से बात करके ही साफ बता पाएंगे। मालूमात के मुताबिक बता दें कि कर्नाटक के वजीर तालीम मधु बंगप्पा ने कहा है कि स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों के हिजाब पहनने का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। इस पर कांग्रेस हुकूमत ने भी अभी भी कोई फैसला नहीं लिया। मधु ने कहा कि वे इस मामले पर मरकजी वजीर दाखिला परमेश्वर से बात करके साफ तौर पर बता पाएंगे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है। मधु के बयान ने स्कूल और कॉलेजों के उस्ताद और प्रिंसिपल के दरमियान कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। बेंगलुरु गवर्नमेंट स्कूल के हेडमास्टर ने कहा कि इम्तिहान सर पर हैं, हम हुकूमत से ये उम्मीद करते हैं कि इम्तिहान से पहले इस मुद्दे को सुलझा लें। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।